जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 29 यानी जून का है कल आखिरी दिन, और आज है मंगलवार। कल का गैफ रहता है सोमवार को, और कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी विशेषज्ञ से हमारी कोई बात करवानी हो या आप लोगों को जोड़ना हो या इंटरव्यू करवाना हो तो उसके लिए हम एक गैफ रखते हैं। और कल मेरा विचार था कि कृषि विभाग से जुड़े हुए किसी अधिकारी से या वैज्ञानिक से आपकी बात करवाई जाए ताकि वो आपको एक सटीक और अच्छी जानकारी दे पाए किसानों के लिए, लेकिन उनसे मेरा राब्ता कल नहीं हो पाया। कल से और आज तक की तमाम खबरें, तमाम अपडेट, बहुत कुछ है सर कहने और सुनने को, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी अपील है कि सबसे पहले तो आप खबरों को शेयर करें। शेयर वाले बटन पर जाएं, दबाएं और अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास में इस खबर को ज़रूर भेजें। पिछले 8-10 दिन से हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया है और जो आंकड़े मुझे दिए हैं उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है कि साहब आजकल अपनी बात को और अनछुए पहलू को बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं ना वो बहुत कम शेयर कर रहे हैं। अगर यही रुझान रहा सर तो फिर सीधी सी बात है, इस प्रोग्राम को चलाने से कोई सेंस नहीं है। दिन भर की जितनी भी स्टैटिक्स हैं, जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं, उन सबको हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद में दिन भर की भरतपुर संभाग की और राज्य स्तर की बड़ी जो खबरें हैं वो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आपका फ़र्ज़ इतना है कि ना सिर्फ अनछुए पहलू बल्कि दिन भर जो भी खबर जी न्यूज़ पोर्टल पर चलती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इतना बता दूं, मैं सिर्फ समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि हाँ हलचल है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, मगर इस चैनल की हलचल ज़रूर है। काम भी होते हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारी बात को तवज्जो भी देते हैं और उसका इम्पैक्ट भी निकल कर के सामने आता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, गर्मी शानदार, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। गर्मी को नहीं कर पा रहे होंगे, है ना? ये लग रहा है गुस्सा आ रहा होगा अब तो आपको, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से बहरन लाइट, है ना, इसने भी परेशान कर रखा है। कब कटौती हो जाए कोई नहीं जानता, कितनी देर को जाएगी कोई नहीं जानता, ये कंडीशन हो रही है। बिजली विभाग के बारे में कहें तो अधिकारी कहते हैं अजय जी थोड़ा सा बख्शो यार हमको। हम कहते हैं सर हम तो आपको पूरा बख्श देंगे, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जो जिम्मेदारी है आपकी और आपके कर्मचारियों की, उसको भी आप ईमानदारी से निभाएं तो बेशक मज़ा आएगा सबको। लोगों को राहत मिलनी चाहिए सर। 41 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, चूरू में 43 और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। आप देखिए गर्मी कयामत ढा रही है और उसके बाद में ऊपर से बैरन बनती है ये लाइट कटौती, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उनके अपने मजबूरियां हो सकती हैं, उनके अपने दर्द हो सकते हैं, मगर आम आदमी का दर्द ये कौन पहचानेगा? मध्यम वर्गीय परिवार, इनका दर्द कौन पहुंचानेगा? वोल्टेज की समस्या, बिलों की समस्या, बहुत समस्याएं हैं साहब। कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि इतनी समस्याएं हैं कि आम आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, आम आदमी गुस्से में है। और उसका कारण यही है कि उसे कहीं भी से भी राहत के या सुकून के 2 शब्द सुनने को नहीं मिलते। कौन सा कंधा है जिस पर सर रख करके मैं रो सकूं? कौन सा अधिकारी है जिससे मैं अपनी बात कहूं और मुझे उम्मीद हो कि हाँ मुझे राहत मिलेगी? नहीं हो पा रहा ना सर। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप शेयर कर रहे होंगे खबरों को, और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए जानने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम राज्य स्तर की बड़ी खबरों की। देखिए, राज्य स्तर की वैसे तो बहुत सारी खबरें होती हैं सर, बहुत सारी खबरें हमारे पास में आती हैं, मगर उनमें से कुछ खबरों को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो सीधी आपसे जुड़ी है, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं ऐसी खबरों को सेलेक्ट करता हूं और तब आपके पास में राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर के आता हूं। राज्य स्तर की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब स्वस्थ होकर के और मणिपुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, अब उनकी तबीयत, उनके पुत्र विजय बैंसला उनके साथ थे और सीएम गहलोत ने भी उनकी कुशल क्षेम पूछी है और उम्मीद ये करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और हज़ारों साल की उनकी ज़िंदगी हो सर। इसी तरह अपनी उम्र के हर वक्त को, हर दौर को वो हंसी खुशी के साथ में गुजारते रहें। तो ये एक खबर आई है। प्रदेश में एक बार फिर निजी स्कूलों की फीस का जो जिन है वो बाहर निकल करके आया है। हर रोज़ हमारे कोई ना कोई दर्शक ये कमेंट्स ज़रूर करता है कि सर ये फ़ीस का क्या मामला है और इसका क्या निस्तारण करें हम।
क्यों कि ये सही बात है सर। आर्थिक संकट से जूझ रहा है इस समय अभिभावक, और स्कूलों का अपना दर्द है। वो अपनी जगह ठीक हैं, अभिभावक अपनी जगह ठीक है। हाई कोर्ट, राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा कि 30% फीस में रियायत दी जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया उनको पूरी फीस का हकदार। अभिभावक कह रहा है साहब मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ पूरी फीस देने में, मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं इस समय इस आर्थिक संकट से गुजर रहा हूँ। अब स्कूल वाले दबाव डाल रहे हैं साहब, फीस जमा कराओ, पूरी फीस जमा करवाओ, ये रियायत मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, ये है वो है, सारे लफड़े जो है ना वो शुरू हैं। अभिभावक ये समझ नहीं पा रहा, पेरेंट्स ये समझ नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या है। बच्चे सिर्फ देखते हैं तो अपने माता पिता की तरफ, पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, यहीं रखेंगे या यहाँ से हटाने वाले हैं। यहाँ से हटाएं तो तब जब पिछला हिसाब क्लियर हो, पिछला हिसाब क्लियर तब हो जब मेरी जेब में अंटी हो, मैं दूं तो कितनी फीस दूं। ये वाकई में इस समय बहुत बड़ा दर्द है अभिभावकों का। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान ज़रूर करते हैं, मगर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। अब अभिभावकों का और निजी स्कूलों का चोली दामन का साथ है सर, एक पारिवारिक संबंध बन गए, लेकिन वो जो राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिल पा रही है। अभिभावक, अच्छा ये भी सत्य है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि स्कूलों ने फीस वसूली करना शुरू कर दिया, जबकि बच्चे ने अभी तक एक दिन भी जा करके स्कूल का चेहरा नहीं देखा, नहीं गया वो। ऑनलाइन क्लास आप कह रहे हैं कि साहब हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, सर मैं ये कह रहा हूँ ये ऑनलाइन क्लास जो है ना ये उल्टा ज़्यादा गड्ढे में लेकर के जा रही है बच्चों को, बिल्कुल ज़्यादा लेकर के जा रही है। जिस चीज़ से हम बच्चों को हमेशा दूर रखते आए हैं, मोबाइल से, हमने वही मोबाइल अब बच्चों को थमा दिया। समझ सकता हूं कि मजबूरी थी, समझ सकता हूं कि परिस्थितियां ऐसी आकर के खड़ी हो गई, लेकिन इन परिस्थितियों की वजह से और भी कई परिस्थितियां और पैदा होंगी सर। 3 घंटे 4 घंटे जो बच्चा मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहा है ना, हमें नहीं पता सर वो क्या देख रहा है, वो कौन सा कंटेंट देख रहा है, उसकी आंखों पर कितना असर पड़ रहा है, उसके दिमाग पर कितना असर पड़ रहा है। क्या ऑनलाइन क्लासेस एक बढ़िया परफेक्ट अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं? क्या एक बढ़िया विकल्प आप कह सकते हैं? अर्बन एरियाज़ में जो स्टूडेंट हैं, चलिए उनको तो आपने विकल्प दे दिया ऑनलाइन क्लासेस का, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनका क्या है सर? उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास डाटा नहीं है, उनके पास उतना नेट नहीं है, उनके पास इतनी लाइट नहीं है कि वो फ़ोन को रिचार्ज भी कर सकें, मोबाइल को चार्ज भी कर सकें। बताइए आप, कुल मिला करके कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोई ना कोई इसका हल अब निकालना पड़ेगा। अभिभावक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 100% फीस उपलब्ध करवा सके, नहीं करवा सकता। और ये मामला अब फिर से तूल पकड़ने लगा है, फिर से गति पकड़ने लगा है। कुल मिलाकर के ये है कि प्रशासन को अब इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री साहब, आप तो बहुत चीज़ों में राहत दे रहे हैं ना, मगर आप जो राहत दे रहे हैं ना वो सिर्फ बड़े लोगों को दे रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों को और छोटे परिवारों को राहत नहीं मिल पा रही है। और इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, अभी दूंगा मैं आपको। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि वो जो जिन है ना फीस वसूली वाला, वो वापस खड़ा हो गया है और अभिभावक परेशान है। पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर, मुझे लगता है उनके जो दिशाशूल है ना वो इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। कल उनकी याचिका खारिज हो गई और आज उनके पति राजा राम गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। 275 करोड़ रुपए की डील जो थी उसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था सर, और चल रहा था वो सोशल साइट पर। और आज देर रात को उस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज हुई और आज एसीबी ने उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। यानी पत्नी को कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा और पति भी फिलहाल जेल में जाने की कगार पर है। ये चल रहा है सौम्या गुर्जर जी के साथ में। तो उनको गिरफ्तार किया, उनके अलावा उनके 3 अन्य जो साथी हैं जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो बीवीजी ग्रुप है जिनके साथ उनकी डील चल रही थी उसके जो प्रतिनिधि हैं उनको गिरफ्तार किया गया, ओमकार, संदीप और उस वीडियो में नज़र आ रहे निम्बाराम, इनको भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। देर रात को इनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। कुल मिलाकर के ये है कि जो निलंबित मेयर हैं
सौम्या गुर्जर जी, उनके दिनमान इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं, संघर्ष करना पड़ेगा। कल शाम से बंद हो जाएंगे प्रदेश के 2 बड़े टाइगर पार्क, सरिस्का और रणथंभौर। ये कल से बंद हो जाएंगे, कल शाम तक ये चलेंगे और 1 जुलाई से और 30 सितंबर तक ये बंद रहेंगे। हर साल होता है ऐसा, जब मानसून का सीज़न आता है और इनका रिप्रोडक्शन वाला टाइम रहता है तो इनको 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये तो पहले ही 69 दिन तो अभी बंद रहे थे जब ये कोरोना के चलते, और कुछ दिन के लिए अभी खोले थे और अब फिर से ये बंद होने के कगार पर हैं। 1 तारीख से इनको बंद कर दिया जाएगा। हालांकि मैं बताऊं, रणथंभौर में बफर जोन नंबर 6 से लेकर के 10 तक जो है, 10 नंबर तक वो पर्यटकों के लिए ज़रूर खुले रहेंगे, लेकिन 1 से लेकर के और 5 तक जो जोन है बफर जोन वो बंद रहेगा, और उसी में बाघों की अठखेलियाँ जो है ना वो देखने को मिलती थी पर्यटकों को, तो वो बंद रहेंगे। गहलोत सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। 2 बड़े फैसले क्या हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? लोग कम कर रहे हैं ना, यही तो बात है ना। फिर एक दिन है ना अचानक आकर के मैं ये कहूँगा कि कल से अंशु पहलू नहीं आएगा, कहना पड़ेगा, क्या करें, बेवजह गर्मी में रहें, तकलीफ़ भोगें, और उसके बावजूद भी आप लोगों का अगर साथ नहीं मिलता है तो थोड़ी सी निराशा हमें भी होती है सर। चलिए शेयर करिए। तो गहलोत सरकार के 2 बड़े फैसले हैं। एक तो नॉन पेचेबल सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 731 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है, वित्तीय मंजूरी, वो जारी कर दी गहलोत साहब ने। यानी ऐसी सड़कें जो टूटी फूटी हैं। अच्छा, ये वो सड़कें हैं सर जो विधायकों की अनुशंसा पर, यानी विधायक अनुशंसा करेंगे कहाँ कहाँ की सड़कों को आपको ठीक करवाना है, सही करवाना है, नवीनीकरण करवाना है, तो उसके लिए ये पैसा दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जितने भी रिको इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनमें जो पानी काम में लिया जाता है उद्योगों के लिए, उस पानी में प्रतिवर्ष सरकार जो है वो 10% की बढ़ोतरी करती है बिलों में। इस बार गहलोत सरकार ने उसको रद्द कर दिया, यानी स्थगित कर दिया है। वो 10% की जो बढ़ोतरी है वो औद्योगिक क्षेत्रों से, औद्योगिक इकाइयों से नहीं ली जाएगी जल के अंतर्गत। अब आप मुझे बताइए, मैं वही कह रहा था आपसे, और मैं निवेदन करता हूं गहलोत सरकार से कि सर जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली को राहत क्यों नहीं देना चाहते? पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, जब से कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुई है, तब से आम आदमी आपसे अपील कर रहा है सर। सबसे महंगी बिजली आपने कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बिजली के बिलों में कोई रियायत नहीं दी है सर। लोग परेशान हैं। उद्योग धंधे आपने इतने दिन से बंद कर रखे थे, लोगों के कामकाज ठप थे, शटर के अंदर बिल डाल करके वो चले गए, अब उसको जमा करवाओ। नहीं करवाएंगे तो काटने की कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के ये है हमारी अपील राजस्थान सरकार से कि सर प्लीज़ आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ ठोस और मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। जी हाँ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं प्रदेश में, उनको अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके पास कितनी अचल संपत्ति है। 1 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक ये आपको ब्यौरा SSO ID जो है उस पर ऑनलाइन अपलोड करना है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो भविष्य में मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं और प्रमोशन है वो रोक दिए जाएंगे, इसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है। शासन में पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा कदम कहा जा सकता है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश के बाद भी गर्मी का सितम जारी है, बिल्कुल जारी है साहब। तापमान की अगर बात करें, आज मैंने दिन में नोट किया था 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान था। चूरू का जो है वो 42 से कुछ ज़्यादा था। कल भी यही कंडीशन थी। पिछले 5-6 दिन से बेइंतहा गर्मी पड़ रही है। उमस इतनी ज़्यादा है सर कि दिन के तापमान में और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के गर्मी का सितम जोरों पर है और गर्मी में भी कौड़ में खाज का काम कर रही है बिजली कटौती। बिजली विभाग के अधिकारी हमसे कहते हैं कि अजय जी प्लीज़, हम हमारे हिसाब से जितना अच्छा हो सकता है उतना करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम सलाम करते हैं आपको। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 3-4 दिन से आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे
सुबह 6 बजे से लेकर के और सुबह 10 बजे तक, यानी लगभग 4 से 5 घंटे बिजली विभाग अलग अलग जोन में, गंगापुर सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती कर रहा है मरम्मत के नाम पर। करनी भी चाहिए, ठीक है, अगर आप मरम्मत कर रहे हैं तो लाइट बंद रहेगी, शट डाउन रहेगा, मानते हैं। उसके बावजूद फिर दिन में कटौती क्यों होती है? जब आप लाइन मेंटेन कर रहे हैं, हर रोज़ आप लाइन 4 से 5 घंटे बंद कर रहे हैं, फिर फीडर सुधार करने का काम कर रहे हैं, तो अब क्या लफड़ा है? और विस्तार से बात करूंगा इस बारे में आगे। तो कुल मिलाकर के 18 जून को प्रवेश किया था मानसून ने, और एक सप्ताह में 5 से 6 डिग्री जो तापमान है वो बढ़ा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 1 जुलाई के बाद में राहत ज़रूर मिल सकती है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी, तो शायद गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी, वरना अभी जल्दी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी का सितम जारी रहेगा और कूलर और AC हैं पूरी तरह फेलियर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात आती है कोरोना की। सर कोरोना की सिचुएशन क्या है राजस्थान में? सर बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। अब डाउन तो चलता रहता है, 2-5-10 केस बढ़ गए, 2-5-10 केस नीचे हो गए, वो चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब 1% भी घबराने की या सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, हालांकि 2 दिन से नहीं चल रहा है, ये भी बता रहा हूँ। कोरोना की अगर बात करें तो आज टोटल पूरे राजस्थान में 121 केस आए हैं पूरे राजस्थान में, और 2 मौतें हुई हैं। 14 ज़िले ऐसे हैं 33 में से जिनमें कोई केस आया ही नहीं है, शून्य है वहाँ मामला। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 1565 केस हैं टोटल जो एक्टिव हैं इस समय, और सबसे ज़्यादा 37 जो है वो जयपुर में आए हैं। तो कोरोना जो है वो लगभग पूरी तरह अब अपने खात्मे की ओर है। लेकिन क्या हम लापरवाह हो जाएं? नहीं हो सकते सर। केंद्र सरकार से भी हमारी ये अपील है कि सर जितनी तेज़ी से राज्य सरकार अपने कदम उठा रही है ना, और जितनी तेज़ी से राज्य सरकार अपने काम कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर के, अब उम्मीद ये है आप लापरवाही ना करें और वैक्सीन की जो डोज है ना वो उपलब्ध करवाएं राज्यों को। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि सर अचानक से इतनी सारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन युवाओं में बहुत उत्साह है। अच्छा, गंगापुर के लोगों से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सर, थोड़े से जागरूक रहें, बेवजह सेंटर पर जाकर के परेशान ना हो। हम हर रोज़ की अपडेट आपको देते हैं। अगर आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, नियमित उसके दर्शक हैं, तो हर रोज़ हम आपको देते हैं आज कहाँ कहाँ वैक्सीन लगेगी, कहाँ कहाँ नहीं लगेगी। अब आप बेवजह वहाँ जा कर के हो हंगामा करें, भीड़ लगाएं और फिर कहें कि नहीं साहब वैक्सीन तो है ही नहीं साहब, इन्होंने तो मना कर दी। हाँ, नहीं है वैक्सीन, कल से वैक्सीन आई ही नहीं है, थोड़ी बहुत चल रही है। कल 140 डोज थी वो लगा दी, आज थोड़ी बहुत डोज थी वो लगा दी। उम्मीद करते हैं आज अगर शाम तक देर रात तक कोई वैक्सीन आ गई होगी तो कल पता चल जाएगा, नहीं तो कल आप मालूम कर लेना, मालूम करके और फिर जाएं। इसमें घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है कि आप वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल जागरूक हैं इस समय। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर की। राज्य स्तर की बड़ी खबरें हो गई और उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे। ACB की धमाकेदार कार्रवाइयाँ जारी हैं। राजस्थान का कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई अधिकारी, कोई विभाग नहीं छोड़ा जहां ACB ने कार्रवाई नहीं की हो। ACB की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं। और रूपबास में खनिज विभाग का एक बाबू है, AME ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट, उसको 21,000 रुपये लेते धर दबोचा रंगे हाथों। दरअसल क्या है कि सिलिकोसिस से पीड़ित एक व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो अनुदान या सहायता राशि दी जाती है ना, उसमें उसने कमीशन फिक्स कर लिया और कमीशन के हिसाब से राशि मांगी गई थी 45,000 रुपये, लेकिन तोड़ बट्टा करके और मामला फिक्स हुआ 30,000 रुपये। 30,000 में से 9,000 जो है परिवादी वो पहले दे चुका था, और उसको वेरीफाई करने के बाद में फिर ACB ने जो 21,000 रुपये की शेष राशि रिश्वत के रूप में देनी थी वो लेते हुए उसको दबोच लिया है। और जो ये कर्मचारी है इसका नाम है लखन सैनी, और इसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ACB ने गिरफ्तार कर लिया है। कामा से अगली खबर, भरतपुर के कामा से। कामा में नाबालिग बालिका के साथ गैंग रेप का एक मामला दर्ज हुआ है और आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है। बालिका ने मामला दर्ज करवाया अपने परिजनों के साथ में जाकर के, और कामा के जो DSP हैं प्रदीप यादव वो इस पूरे मामले की अब जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हैवानियत भी राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रही है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई आज भरतपुर के दौरे पर रहे और घर घर औषधि
जो चल रही है योजना राजस्थान सरकार की, उसकी समीक्षा बैठक की और वहाँ के वन विभाग जो है वहाँ का निरीक्षण उन्होंने किया, नर्सरी का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भरतपुर से अगली खबर, सोमवार को एसीबी ने एक थानाधिकारी, कल की घटना है, एक थानाधिकारी और एक रीडर को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते कल भी दबोचा था, भरतपुर में ही। आपको मैं बता दूं, गोपालगढ़ के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और रीडर कांस्टेबल सोनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है एसीबी ने। तो एसीबी का तो कहना ही क्या, हर रोज धमाके कर रही है एसीबी। मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रही है ना। 60,000 70,000 तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद इनका पेट नहीं भर रहा, जबकि रात दिन शिकंजा कसा जा रहा है एसीबी के द्वारा। ये इस बात का इनको भी एहसास है कि पता नहीं कौन कहां जाकर के हमारी की शिकायत कर सकते हो आप, लेकिन उसके बावजूद ये कर्मचारी जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले। तो कुल मिलाकर के एसीबी की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं। अब बात करते हैं धौलपुर जिले की। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, डीएसटी और क्यूआर टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निहालगंज और कोतवाली में 2 स्थानों पर दबिश दी और लीला विहार कॉलोनी और आशियाना कॉलोनी में बजरी का स्टॉक जो है वो जब्त किया। बड़ी मात्रा में मिला है, 100 ट्रॉली से अधिक का बजरी का स्टॉक था वहाँ, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। धौलपुर से दूसरी खबर, डीएसटी टीम और बाड़ी सदर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ में एक व्यक्ति बच्चू गुजर जो मगजीपुरा का रहने वाला था उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से दुनाली बंदूक और 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई है सर। ये एक दर्दनाक हादसा भी आज हुआ है धौलपुर में। एक ट्रैक्टर की टक्कर से पति की तो मौत हो गई मौके पर ही और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक पर सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दंपत्ति मरैना गांव के रहने वाले थे और धौलपुर से वापस अपने गांव लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और ये लुहारी गांव की घटना है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ घटनाक्रम है। तो करौली ज़िले में कोरोना का प्रकोप लगभग खत्म सा हो गया है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से कोई ऐसा मामला नहीं आ रहा है नए एक्टिव केसों का। तीसरे दिन भी आज 303 सैंपलों की जांच की गई है जो सभी नेगेटिव आए हैं। अस्पताल में अब एक भी एक्टिव मरीज नहीं है, जिला अस्पताल करौली में। जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। बड़े तीखे तेवर उनके नजर आए और मुख्यमंत्री के बजट भाषण की क्रियान्विति को लेकर के उन्होंने सभी विभागों से चर्चा की कि जो जो घोषणाएं बजट में की है उनको धरातल पर कितना उतारा जा रहा है, कितनी गंभीरता से उन बजट घोषणाओं को लिया जा रहा है, इसको लेकर के हर विभाग से उन्होंने जानकारी ली। और सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई भी की। बिजली, पानी, सड़क, कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने लोगों से चर्चा की ली, लोगों के फीडबैक लिए, लोगों की शिकायतें ली और मौके पर निस्तारण भी किया। तो ये रहा मामला। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं। दरअसल पदम जी भी आज आने वाले थे अभी, लेकिन अभी एक और घटना हुई है। अस्पताल में एक मामला आया है अभी मारपीट का और गंभीर रूप से एक युवक घायल है। तो पदम जी वहाँ गए हैं, वरना वो आते और भी कई जानकारियाँ थी हमारे पास जो देंगे हम आपको। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो कोरोना से हमारा ज़िला जो है वो भी लगभग अब मुक्त होने की कगार पर है। केवल 2 एक्टिव केस हैं सर, पूरे ज़िले में केवल 2 एक्टिव केस हैं और आज 102 सैंपल लिए गए जिनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला है। गंगापुर सिटी और बामनवास और बौली, इनमें से तो एक भी केस नहीं आया है। खंडार से और ज़िला मुख्यालय से ज़रूर केस हैं एक, वरना इन 3 जो उपखंड हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, गंगापुर सिटी है या बामनवास है या बौली है, इनमें कोई भी नया एक्टिव केस नहीं आया है। सवाई माधोपुर के बांगड़ कटले में बीती रात एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया चोरों के द्वारा, और ये सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा सर। और मैं आपको बताऊं, चोरों ने कीमती मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ किया है। दुकानदारों को सुबह इस घटना का पता चला जब वो वहां पहुंचे और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। माउंट टाउन थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस जांच कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। उम्मीद करते हैं जल्दी जो चोर है वो गिरफ्त में होंगे। जिले में टीकाकरण थम गया, बिल्कुल थम गया, क्योंकि वैक्सीन जो है वो नहीं आ पा रही है। इस वजह से जो टीकाकरण है उसका काम प्रभावित हुआ है।
प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल कल जिला मुख्यालय पर होंगे और समीक्षा बैठक करेंगे सभी विभागों की। तो ये जिले से प्रमुख खबरें थी। अब बात करते हैं हम हमारे शहर की, गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी में क्या कुछ हलचल है। एक तो शहर में लूट की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। कल पदम जी ने एक ही दिन में और थोड़े थोड़े अंतराल में 2 घटनाएं आपको दिखाई। एक तो महिला जो थी, बुजुर्ग महिला, उसके साथ लूट की वारदात हुई। उसके बाद में एक व्यक्ति जो है वो अपने बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेने आया था, लोहे के सरिये लेने आया था, उसकी जेब से पैसे पार हो गए। और ये नई घटना नहीं है सर, ये मामले अब इतनी तेज़ी से गंगापुर शहर में बढ़ते जा रहे हैं। कोई शादी के कार्ड छपवाने आ रहा है, उसके 30,000 रुपये निकल जाते हैं। कोई सोना या जेवर खरीदने आ रहा है, उसके पैसे निकल जाते हैं उसकी जेब से। अच्छा, दूसरी बात कि सरेआम लूट करके वो भागते भी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के लिए ये चुनौती बनी हुई है। और पब्लिक भी पता नहीं कैसे, अब ये सीसीटीवी, वही बात आती है देखो कि क्राइम रोकने के लिए कुछ चीज़ों का, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है सर। सीसीटीवी कैमरे सारे बंद पड़े हैं, ठीक है। सभापति महोदय से कई बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं। पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपने अधिकारियों को उच्च स्तर पर लिख चुके हैं कि साहब सीसीटीवी कैमरे चालू करवाए जाएं। व्यापारियों से जो है वो कई बार एएसपी हिमांशु जी हैं, आईजी साहब जब यहाँ आए थे उन्होंने भी कहा था कि भाई जब आप लाखों रुपए की दुकान लेकर के बैठे हो, लाखों रुपए का सामान उसमें भर करके बैठे हो, तो इतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि अपनी अपनी दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सीसीटीवी कैमरे तो लगाएं, ताकि पुलिस को कुछ हेल्प मिले इन वारदातों को पकड़ने में। और लूट की वारदातें तो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। मैं लोगों से कहूँगा सर प्लीज़ आप खुद सतर्क रहें, थोड़ा सा सचेत रहें सर। लापरवाही से काम नहीं चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा और बहुत बड़े आर्थिक नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो लूट की जो वारदातें हैं गंगापुर सिटी में वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और बिजली विभाग की लापरवाही, क्या कहना साहब। फिर मैं कहूँगा तो वही कहोगे अजय जी आप बिजली विभाग के पीछे क्यों पड़े हो। आपको मैं बताऊं, कल मुझे 2 लोगों ने फ़ोन किया। एक फ़ोन मेरे पास कैलाश टाकीज से आया और एक फ़ोन मेरे पास में माल गोदाम रोड से कोई सैनी प्रिंटर्स है उसके सामने से आया कि कल सुबह की उन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। बिजली विभाग का जो नंबर है ना टोल फ्री वाला, उस पर। आप ताज्जुब करोगे सर, देर शाम लाइव, मतलब कल तो हम लाइव नहीं आए थे, 8:30-9 बजे तक भी उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर पूरा दिन निकल गया, उसके बावजूद भी हमारा जो छोटा सा फॉल्ट था ना वो नहीं निकाला गया अभी तक। इस भीषण गर्मी में आप 1 घंटे बिना लाइट के नहीं रह सकते साहब। फिर आपने ये नहीं सोचा, फिर ज़रूरत क्या है इनकी, ये जो टोल फ्री नंबर, शिकायत नंबर आप देते हैं, क्या है, बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को। और इतने ज़्यादा उपभोक्ता हैं, 27-28 हज़ार उपभोक्ता हैं। बार बार हम ये अपील कर रहे हैं, विभाग ये अपील कर रहा है, मैं विधायक साहब से भी निवेदन ये कर चुका हूँ कि साहब यहाँ एफआरटी गाड़ी की एक और व्यवस्था की जाए। एक गाड़ी से व्यवस्थाएं नहीं संभलेगी, एक एफआरटी की टीम, एक एफआरटी की गाड़ी और लगाई जाए। और विधायक साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल मैं अपने स्तर पर प्रयास ज़रूर करूँगा कि एक एफआरटी की गाड़ी जल्दी से जल्दी मैं यहाँ स्वीकृत करवाऊँ। अगर वो हो जाती है तो बिल्कुल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मगर वो बात की बात है, पहले मुझे ये बताइए, मैंने खुद ने अधिकारी से बात की थी रात को सर, बिल्कुल मैंने जेईएन महोदय को फ़ोन किया और उनसे कहा कि सर ये 2 मामले हैं, एक कैलाश टाकीज का मामला है, एक वहाँ का मामला है। 3-3, 4-4, 5-5 बार ये लोग कंप्लेंट दर्ज करवा चुके हैं, पावर हाउस जा चुके हैं, मगर इनको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, इनकी लाइट अभी तक नहीं सुधारी गई है। और अधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि बिल्कुल अजय जी मैं दिखवाता हूँ क्या मामला है। आपको पता है सुबह 7 बजे मेरे पास में फिर वहाँ से फ़ोन आ गया कि सर पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, मगर मेरी कंप्लेंट अभी तक दूर नहीं की गई है। उठा के रख दो अपने इन फ़ोनों को, और ये जो बड़े बड़े दावे आप करते हैं ना साहब, इनको हटा दो आप। अगर आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो जनता के साथ इतना गंदा मजाक भी मत करो कि साहब हमने ये नंबर दे रखे हैं, कंप्लेंट दर्ज करवाइए, आपकी तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। 2-2 दिन तक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। बंदा आपके विभाग में चक्कर लगा रहा है, बंदा जहां हेल्पलाइन पर शिकायत करनी थी वहां कर चुका है। एफआरटी टीम ने अपने नंबर ही फॉरवर्ड कर दिए, मैंने खुद ने मिलाया है रात को, उनके नंबर ही नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने नंबर ही अपने फॉरवर्ड कर दिए दूसरे कॉल पर जो मिल नहीं रहे हैं।
और फिर आप कहते हैं कि हम कहें नहीं। आप जो कर रहे हो वो तो सबको दिख रहा है सर, हमारे कहने या नहीं कहने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप लोग ऐसे हैं, अभी भी कोई सुधार नहीं कर रहे। जितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो एसी साहब हैं, एक्सीएन साहब हैं, मेरा निवेदन है सर, कहाँ गफलत है उसको ढूंढिए, कहाँ गड़बड़ी है उसको ढूंढिए और उसमें सुधार करिए ताकि जनता को राहत मिले। ठीक है, लाइट आपके पास नहीं है, हो सकता है इसलिए आप उपलब्ध नहीं करवा रहे हो कि ऊपर से ही मुझे नहीं मिल रही इतनी, तो मैं दूं कहाँ से लोगों को। लेकिन कम से कम इतना तो याद रखिए सर, ना तो लोगों को प्रॉपर वोल्टेज मिल पा रहे हैं। कितनी कॉलोनियां बताऊं मैं आपको जिनमें लोगों की समस्या ये है, साहब पहले 2 लग रहे थे ट्रांसफार्मर, अब 1 को खोल के ले गए। भेजिए मेरे पास ये कंप्लेंट किसी ने, और मैंने तुरंत एक्सीन साहब को फॉरवर्ड किए कि सर ये कंडीशन है, आप देखिए। अघोषित आपकी कटौती चल रही है, घोषित तो आपने 6 से 10 बता रखी है, बहुत बढ़िया है, करिए साहब आप काम, सुकून रखेंगे हम, बिल्कुल धैर्य रखेंगे। 6 से 10 बजे तक कटौती है, मान लिया। उसके बाद में झक्क दोपहरी में 12:30 बजे गई। रात को जब दुनिया उमस पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मैं दिखा नहीं सकता आपको इस वक्त मेरे जिस्म में कितने पसीने आ रहे हैं, आप 12:30 बजे रात को लाइट काट देते हैं। अब ये फॉल्ट है कि क्या है हमें नहीं समझ में आता, और अगर फॉल्ट है तो फिर मेंटेनेंस किस चीज़ का चल रहा है, मरम्मत किस काम की कर रहे हैं आप, किस चीज़ की कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है, बिजली विभाग से आम जनता त्रस्त है, बिल्कुल दुखी है। हालांकि हम उनको सलाम भी करते हैं कि वो इन विपरीत परिस्थितियों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है, सर प्लीज़ एक बार मीटिंग लीजिए, इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करिए कि आखिर गड़बड़ है कहाँ, लीकेज है कहाँ, उसको ठीक करने का प्रयास करें। पेचवर्क का काम अब तेज़ी से शुरू हो चुका है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को। मैंने खुद ने कई कॉलोनियों में जाकर के मॉनिटरिंग की है कि वहाँ अब पेचवर्क का काम जो है वो तेज़ी से शुरू हो चुका है। गड्ढे जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और हम तो चाहेंगे भी यही सर, मानसून से पहले पहले इस काम को आप फ्री कर दें। लेकिन कई कॉलोनियों से, कई मोहल्लों से ये समस्या आ रही है। मेरी खुद की कॉलोनी से ये समस्या है कि सर पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। 15 मिनट, 13 मिनट, 18 मिनट जो आप पानी दे रहे हैं ना सर, उसमें 1 ड्राम भी नहीं भर रहा। इतना कम प्रेशर आ रहा है पानी का कि पूर्ति नहीं हो पा रही। जब आपने कनेक्शन दे दिया, आपके पास में चंबल के पानी की पर्याप्त मात्रा है, तो क्योंकि खुद आपके ही कर्मचारी कह रहे हैं कि हाँ सर वो प्रेशर कम खोल रखा है। क्यों खोल रखा है भाई, क्यों खोल रखा है? मॉनिटरिंग करिए, लीकेज देखिए, उनको ठीक करिए और जनता को पानी उपलब्ध करवाइए। ये मामला चल रहा है बहुत सारी कॉलोनियों में। तलावड़ा से आज मेरे पास एक दर्शक ने फ़ोन किया था। तलावड़ा के पास गांव है कोई गुआड़ी, वहाँ 2 पक्षों में जमकर के संघर्ष हुआ है। और जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उन्होंने बताया कि साहब मेरी पत्नी और मेरी माँ के साथ में मारपीट की है। जिन्होंने मारपीट की है वो आदतन अपराधी हैं। और जब तलावड़ा चौकी में हम पहुँचे तो मेरी माँ के साथ भी मिसबिहेव किया गया चौकी इंचार्ज के द्वारा। तो मैंने तुरंत इसकी सूचना जो है एएसपी हिमांशु जी सर को दी, और उन्होंने तुरंत मुझे ये आश्वासन दिया कि बिल्कुल मैं पूरे मामले को दिखवाता हूँ अजय जी क्या मामला है। तो सर मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ उसको दिखवाइए आप। पुलिस के व्यवहार को लेकर के देखिए हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं सर। एसपी राजेश सिंह जी ने भी अपनी जो पहली बाइट जो दी थी हमारे चैनल को, उसमें यही कहा था उन्होंने कि हाँ पुलिस का जो व्यवहार है उसमें सुधार की सतत आवश्यकता है। आप फरियादी की फरियाद सुने, आप खुद जज ना बने क्या सही है और क्या गलत है, वो अदालत का काम है। आपका काम है फरियादी की फरियाद सुनना और उचित कार्रवाई करना। तो वो चीज़ है, तलावड़ा से ये मामला आया था और उम्मीद ये करता हूँ कि उसमें ज़रूर पीड़ित परिवार को राहत मिलेगी, जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। कल एडीएम साहब ने दौरा किया और मैंने लाइव दिखाया था शहर के मुख्य बाज़ारों का, और वही उन्होंने देखा है, वही उन्होंने पूछा है दुकानदारों से कितने लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया, कितना स्टाफ है जो वैक्सीनेट हो चुका है। और अब जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको अपनी दुकान के बाहर एक चिपकाना पड़ेगा कि कितने आपके यहाँ कर्मचारी हैं और कितने जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो वो है। और अभी अभी शाम होते होते एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास में आई है। सड़क दुर्घटना में एक सरकारी अध्यापक की मौत का मामला, बहुत ही दुखद घटना थी सर। वो वीडियो जब हमारे पास आया तो उनका पैर बिल्कुल घुटने से टूट करके कट करके बिल्कुल अलग हो गया। माणौली के ये रहने वाले थे भीम सिंह मीणा,
जो अध्यापक हैं और भाई के नले के पास में इनके साथ ये दुर्घटना हुई है। ट्रैक्टर से इनको टक्कर मारी गई है, टैंकर से, और जयपुर इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये एक ब्रेकिंग जो खबर है ये हमारे पास में आई है। खबरों के असर की अगर बात की जाए, मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि रोडवेज बस स्टैंड के सामने जो फेरो कवर टूट गया था मुख्य सड़क मार्ग से, उसको अब ठीक कर दिया गया है। आपने देखा होगा, बिल्कुल वो ठीक कर दिया गया है। 2 दिन पहले एक खबर और मैंने बताई थी कि बंदे ने लगवाई है कोवैक्सीन और सर्टिफिकेट मिला है कोविशील्ड का। इसको लेकर के हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो वहाँ से हमारे पास में फ़ोन आया है जो पीड़ित था उसका कि सर बिल्कुल मेरा सर्टिफिकेट सही कर दिया गया है, रजिस्टर में उनसे एंट्री करने में गलती हो गई और मुझे अब कोवैक्सीन का ही सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ये भी एक खबर का असर था। खबरों का असर होता है सर, बिल्कुल होता है। और हम तो प्रशासन का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं सर। और हम तो प्रशासन से चाहते ही हैं सर, आपको ज़्यादा भगने की दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जी न्यूज़ पोर्टल एक आम आदमी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ सारी समस्याएं आती हैं और तब हम आप तक पहुँचाते हैं। सभापति महोदय की मुझे ये सबसे अच्छी खासियत लगी कि जैसे ही मेरे पास में कोई ऐसी समस्या आती है और मैं उनको डालता हूँ, वो तुरंत मुझे रेस्पॉन्स करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ये आज सही करवा दूंगा मैं, या ये कल सही करवा दूंगा, और वो समस्या ठीक हो जाती है। पुलिस विभाग है या प्रशासनिक विभाग है, उनके पास भी हम भेजते हैं और उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि सर प्लीज़ अगर कोई भी चीज़, कोई भी मामला ऐसा आता है तो तुरंत उसकी तरफ आप ध्यान दें, देखें कि यार ये मामला है क्या और क्या इसका तुरंत निस्तारण हो सकता है या फिर इसमें और क्या पहल की जा सकती है। तो वो जब आप करवाएं तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, विधायक महोदय से भी मैं एक अपील करना चाहूँगा, हालांकि मैं कल उनसे पर्सनली मिलने का प्रयास करूँगा कि सर सड़कों की मरम्मत के लिए या सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा दिया है सरकार ने, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा सर, और मैं ही नहीं, गंगापुर की आम जनता चाहती है, एक तो हॉस्पिटल वाला जो रोड है सर इतना दुर्दशा का शिकार है कि पेशेंट पैदल नहीं जा सकता, उसे व्हीकल में कैसे लेकर के जाएंगे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सर, ना ऑटो ना मोटरसाइकिल और ना मरीज ढंग से वहाँ जा सकता है सर, इतनी बुरी कंडीशन है। स्टेशन तक जब आप जाओगे उस रास्ते की हालत ख़राब है। क्रिएटिव स्कूल से और जब आप नेहरू गार्डन की तरफ आते हैं, ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसमें भी जगह जगह गड्ढे हैं सर। अमृत योजना का काम है, सीवरेज का काम है, ये चलता रहेगा सर, लेकिन कम से कम फ़िलहाल पब्लिक को ये राहत मिलनी चाहिए कि जहाँ जहाँ सड़कों में ज़्यादा गड्ढे हैं, फेरो कवर हटे हुए हैं या कहीं नुकीली धारें बनी हुई हैं, स्थिति ख़राब है गंगापुर में सड़कों की, बहुत ख़राब है सर। लंबा समय हो गया जब ये सड़कें बनी थी, उसके बाद में नई सड़कों का निर्माण हुआ ही नहीं है गंगापुर सिटी में। तो विधायक महोदय से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी सर कि अब मत बनाइए आप कोई भी नई सड़क, लेकिन कम से कम जो पुरानी सड़क है ना, इनकी अच्छी तरीके से आप अगर मरम्मत करवा देते हैं अच्छे लेवल के साथ में, तो मैं ये कह रहा हूँ जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी सर। तो सबसे पहले हॉस्पिटल वाली रोड, उसमें सबसे ज़्यादा दरकार है। अच्छा, ना सिर्फ रोड, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, और नगर परिषद के चेयरमैन अगर इस समय देख रहे हैं, देखते हैं वो हमारा चैनल, कि सर वहाँ से अतिक्रमण भी हटवाएं आप। सर वो हॉस्पिटल रोड है, एम्बुलेंस भी बहुत स्पीड में वहाँ से गुजरती है, मरीज भी वहाँ से गुजरते हैं, जबकि उस रास्ते को पूरी तरह कंजेस्टेड ठेले वालों ने कर दिया, दुकानदारों ने कर दिया। उस रास्ते की हालत पहले ही ख़राब है सर। और वहाँ अब छाती पे एक वो बैंक और खोल दी, इलाहाबाद बैंक, पार्किंग में लग जाती है। ये कंडीशन हो रही है। कौन सा मास्टर प्लान लेकर के आ रहे हो सर? पिछले मास्टर प्लानों को तो सही कर दो। अव्यवस्थाएं जो चल रही है पहले उनको दुरुस्त करो सर। मास्टर प्लान है, आता रहेगा, वो 2035 तक का है, कोई पता नहीं है कोरोना कितनों को छोड़ेगा, कितनों को निकल जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थितियां हैं ना, उनको सुधार करो, और बरसात आए ना उससे पहले पहले। हालांकि सभापति महोदय ने बहुत अच्छी पहल की थी, कई जगह उन्होंने ब्रेकर जो हैं उनको ठीक कर दिया है। उदय मोड़ वाला है, नई अनाज मंडी वाला है, इधर नए बाज़ार में भी उन्होंने काफ़ी जो फेरो कवर हैं या गड्ढे थे या ब्रेकर ख़राब थे, उनको सबको मैंडेट करवाइए, सबकी मरम्मत करवाइए। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ जहाँ जहाँ सड़कें ख़राब हैं, अगर आप नई नहीं बना सकते तो कम से कम उनमें एक लेवल के अनुसार मसाला भरवा करके और उन सड़कों की मरम्मत ज़रूर करवाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे वो विधायक महोदय हों, चाहे नगर परिषद के सभापति हो। सर प्लीज़, जनता के सपने बड़े नहीं हैं सर। जनता को अगर आप छोटी छोटी खुशियां भी और राहत भी दे देंगे ना सर, उसी में आपकी वाह वाह कर देगी ये जनता। तो
तो ये बड़े इशू हैं। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं है। एक कमेंट आया है अशफाक पठान का, वो लोग बोल रहे हैं कि अजय जी रॉयल्टी ठेकेदार अभी भी अवैध वसूली कर रहा है, अभी पता नहीं कहाँ कर रहा है ये। अशफाक भाई, अगर आपने कमेंट करा है कि रॉयल्टी जो ठेकेदार हैं वो अभी भी अवैध वसूली कर रहे हैं, तो एक तो ये स्पष्ट करें कि कहाँ का मामला है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के सबूत, वहाँ के एविडेंस आप हमारे पास भेजें, बेझिझक हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको पता है हमने पहले जब कार्रवाई दिखाया था तो उस पर कार्रवाई हुई और उन रॉयल्टी नाकों को वहाँ से हटा दिया गया था। तो वो चीज़ है, लीगली अगर कोई चीज़ चलती है तो गुरेज नहीं है, हमें परहेज नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से चलती है ना सर, तो ये तो गलत बात है। दुकानें खुलने लगी हैं, लोगों को अब राहत मिलने लगी है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, ऐसी उम्मीद ज़रूर करते हैं। मगर एक उम्मीद और करते हैं कि जो बच्चे हैं ना सर, वो तरस रहे हैं अब स्कूलों के बिना। बच्चों को उनके भविष्य को लेकर के इतना कन्फ्यूज़न है, और बच्चे ही नहीं सर, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि अब क्या होगा और क्या करना है और कैसे करना है। ये बड़ी है ना असमंजस की स्थिति इस समय फंसी हुई है अभिभावकों के साथ में। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा और सरकार और राहत देगी। बैंड बाजे वाले हैं, आज उनके साथ में जो है एडीएम साहब ने बातचीत की है। अच्छा, डीजे वालों का अपना दर्द है, वेडिंग इवेंट वाले जो हैं उनका अपना दर्द है कि साहब जब आप बैंड बाजे वाले 10-10 आदमियों को इजाज़त दे सकते हैं तो डीजे और इवेंट वाले तो 2 से 4 आदमी रहते हैं साहब, उनको इजाज़त क्यों नहीं दी गई आपके द्वारा। और ये सही बात है सर, पिछले 1.5-2 साल से लाखों रुपए लगा करके वो लोग घरों में बैठे हैं, बिल्कुल घरों में बैठे हैं सर, कोई बुकिंग उन्होंने नहीं की है। तो इस दर्द को समझना पड़ेगा सर। एक तरफा डिसीजन लेकर के और एक तरफा राहत देने का जो मामला है ना, वो नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के बारे में, हर परिवार के बारे में, हर घर के बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे वो निजी स्कूल हों, चाहे ठेले वाले हों, चाहे वो बैंड बाजे वाले हों, चाहे वो इवेंट वाले हों, चाहे छोटे दुकानदार और व्यापारी हों, सबको आपको राहत देनी पड़ेगी सर। और आप हमारे मुस्तकबिल हैं सर, अब आपके अलावा और किसकी तरफ देखें बताया, आप ही से तो उम्मीद कर सकते हैं ना हम। तो ये बात है, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। हम अभी हॉस्पिटल जा कर के देखेंगे क्या मैटर था, क्या मामला था, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। बाकी कुल मिला करके अच्छे तरीके से रहें, स्वस्थ रहें। और दूसरी बात यह है कि गाँवों से जो खबरें आती हैं ना सर, वो ज़्यादा डराने और चौंकाने वाली वह हैं। छोटे छोटे दौड़ों पर ज़मीनी विवादों को लेकर के जो खून खराबा होता है ना सर, ये मन को बहुत दुखी करता है सर। बरसों से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब रहती है, फिर इसकी वो किसकी नज़र लग गई। जहाँ राम और रहीम एक जाजम पर बैठा करते थे ना, वहाँ आज ये पता नहीं कहाँ से ये वायरस ऐसा घुस गया कि लोग छोटे छोटे अपने स्वार्थ के चलते हैं ना, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। भाई भाई को नहीं चाहता, रिश्ते जो हैं उनकी गरिमा ख़त्म हो गई सर। इन चीज़ों के विषय में सबको सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, इसमें सरकारें कुछ नहीं करेंगी सर, ये आपकी और हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और हमेशा याद रखिए सर, पता है सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है सर, एक घर में 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य हैं, 7 अलग अलग कोने में बैठे हैं और 7 अपने अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। पहले क्या होता था, 7 अलग अलग कोने में नहीं बैठा करते थे, एक साथ एक जाजम पर बैठ करके सुख दुख की बातें किया करते थे। कुल मिला करके ये है कि आज आदमी टच पे ज़्यादा है और टच में कम है, शब्द का फ़र्क है। लेकिन उस एक शब्द ने पूरी दुनिया बदल करके रख दी। कोशिश ये करें सर, टच में रहें, टच पे कम रहें। धन्यवाद आप सभी का। और कोई बात हो, खबरें हो, बेझिझक आप भेजिए, आपके हर मुद्दे हम उठाते हैं, मगर याद रखिए व्यक्तिगत ना हो, सार्वजनिक होंगे, बेझिझक उठाएंगे। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो इसको रिप्ले में देख सकते हैं। चलिए, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो रिप्ले में वापस देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। लोग चढ़े थे क्या?